हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राघव आपका हार्दिक स्वागत करते हैं एग्जाम टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई संबंधी कार्य भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर कवर कर रहे हैं जिसका नाम है श्वसन तंत्र। क्या नाम है बेटा? श्वसन तंत्र। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बेटा एक क्लास कर चुके हैं। वो एक क्लास कौन सी कर चुके हैं? हमने आपको बताया हम लोग इस चैप्टर में श्वसन तंत्र कवर कर रहे हैं। इसमें से हमने एक क्लास में क्या क्या पढ़ा था, एक बार हम चाहेंगे कि 2 मिनट में पूरा का पूरा रिकॉल करेंगे। इसके बाद क्लास को बेटा वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने आपको छोड़ा था। देखो बेटा, हमने बताया, हमने कहा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र की बात करें तो हमने कहा इसको कहते हैं इंग्लिश में रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन सिस्टम। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन सिस्टम। हमने कहा श्वसन कैसे होता है? हमने कहा एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली सबसे पहले कहां पहुंचती? लंग्स। लंग्स के बाद में कहां पहुंचती? ब्लड। ब्लड के बाद में कहां पहुंचती बेटा? टिश्यू। टिश्यू के बाद कहां पहुंचती है? सेल्स। और सेल्स के बाद में कहां पहुंचती है? माइट्रोकांड्रिया। और हमने कहा ये जो श्वसन का जो ये ऑक्सीजन का एंटर होने का प्रोसेस है, और हमने कहा ये श्वसन करने का प्रोसेस है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन का केंद्र कहते हैं। जिस जिसको माइटोकॉन्ड्रिया के सारे पॉइंट लर्न होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बताया था? श्वसन का केंद्र बताया था। फिर बेटा हमने यहीं पे आपको बताया, यहीं पे हमने आपको एक पॉइंट और भी इंक्लूड कराया था। हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग श्वसन का केंद्र कहते हैं। और जब ये श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है तो हमने कहा लंग्स। लंग्स का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना और ऑक्सीजन को लेना। अब यहां से क्या होगा? जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया की जो रिएक्शंस आपको एक छोटी सी बताई थी, हमने कहा घर से खाना खाया, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके रिएक्शंस हुई तो हमारा भोजन टूट कर एटीपी में बनता है, जाके 36 से एटीपी में टूटता है जाके, और इससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो यहां से क्या निकल रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और बेटा सीधा बाहर पहुंच जाएगा। तो ये पूरा क्या था बेटा? श्वसन का प्रोसेस था। फिर हमने कहा था श्वसन को हम लोग 4 टाइप से करते हैं। हमने कहा एक होता है ब्रीथिंग, एक होता है गैस एक्सचेंज, और एक होता है गैस ट्रांसप्लांट, और एक होता है सेल सेल न्यूक्लियस। यानी क्या कहते हैं? सेल कोशिका। यानी कि हमने कहा एक को कहते हैं कोश की श्वसन, कोश की श्वसन कहते हैं नहीं? ठीक है, चलो इतना हमने पढ़ लिया था पिछली क्लासेस में। और हमने आपको एक फिगर बनाया, फिगर में डिफाइन किया लर्निक्स क्या होता है, सी आकार की रिंग क्या होती है, एल्बुलाई क्या होता है, श्वसनी क्या होता है, श्वसनिका क्या होता है, विंड पाइप क्या होता है, ट्रैकिया क्या होता है, श्वास नली क्या होती है, ओसियोफेगस क्या होती है, फूड पाइप क्या होती है, ग्रास नली क्या होता है ना? सब चीजों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो होगा, हमने कहा कि श्वसन को हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ब्रीथिंग, गैस एक्सचेंज, गैस ट्रांसप्लांट और कोश की श्वसन। एक एक करके चारों कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे ब्रीथिंग। क्या हेडिंग लगाएंगे बेटा? ब्रीथिंग। चलो लगाओ हेडिंग ब्रीथिंग, और इसको कवर करते हैं। ब्रीथिंग का मतलब ये देखो, श्वसन की ब्रीथिंग, गैस एक्सचेंज और गैस ट्रांसप्लांट, ये तीनों कैसे हैं बेटा? ये तीनों के तीनों बाहरी श्वसन है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। कैसे हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। और हमने कहा इंटरनल रेस्पिरेशन कौन है? हमने कहा कोश की श्वसन। कौन है? कोश की श्वसन। ब्रीथिंग को हम लोग कहते हैं सांस लेना, सांस लेना एवं सांस छोड़ना, एवं सांस छोड़ना। ब्रीथिंग को हम लोग कहते हैं सांस लेना और सांस छोड़ना। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे बेटा। हमने कहा ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। देखो ये है हमारा, एक तरीके से हम लोग एक छोटा सा फिगर बनाएंगे और फिगर के माध्यम से चीजों को समझेंगे। तो मुझे भरोसा है कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ भी आ जाएंगी। कैसे? आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। हमने कहा ये है हमारा लंग्स। क्या है बेटा? लंग्स। क्या है? लंग्स। ठीक है, चलो ऐसे बना लेंगे। ठीक है, चलो भाई। ठीक है, हमने कहा लंग्स के नीचे ये एक मुझे मांसपेशी की मोटी परत दिखाई दे रही, जिसका नाम क्या होता है बेटा? जिसका नाम क्या होता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं? डायफ्राम। क्या कहते हैं बेटा? डायफ्राम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। हमने कहा ये है हमारा चेस्ट, हमने कहा ये है हमारा चेस्ट, और चेस्ट के नीचे जो ये मुझे एक मोटी
परत दिख रही है, ये काहे की मांसपेशी की परत होती है। काहे की परत होती है बेटा? मांसपेशी की परत है। काहे की परत है बेटा? मांसपेशी की परत है, जिसको हम लोग कहते हैं डायफ्राम। तो देखो हम लोग अक्सर सुना करते हैं, क्या सुना करते हैं बेटा? हमने आपको बताया, जैसे हम लोग अक्सर सुना करते हैं कि छाती फट गई, छाती फट गई, छाती फट गई ना। बेटा कभी छाती किसी की नहीं फटती है, छाती कभी नहीं फटती है। फटता क्या है? डायफ्राम फटता है, डायफ्राम फटता है। कभी आपका चेस्ट नहीं फटता है, फटता क्या है? डायफ्राम फटता है। तो हमने कहा अगर डायफ्राम फट गया ना तो आप श्वास नहीं ले पाओगे। आपका अगर डायफ्राम फट गया ना, अगर बेटा डायफ्राम फट गया तो ये समझ लेना आप सांस नहीं ले पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? आप श्वसन का प्रोसेस नहीं कर पाओगे, सांस नहीं ले पाओगे। अगर डायफ्राम फट गया तो सांस नहीं ले पाओगे, सांस नहीं ले पाओगे बेटा। अगर क्या डायफ्राम मेरा फट गया तो आप सांस नहीं ले सकते हो। आओ तो अब हम लोग इसी फिगर के माध्यम से चीजों को समझेंगे। कैसे? इसी फिगर के माध्यम से हम चीजों को समझेंगे। हमने कहा हमने श्वसन का पहला पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट किया जिसका नाम है ब्रीथिंग। क्या नाम है बेटा? ब्रीथिंग। हमने कहा श्वसन का पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट किया जिसका नाम है ब्रीथिंग। और हमने कहा इस ब्रीथिंग में हमें पढ़ना होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, सांस लेना और सांस छोड़ना। ये ब्रीथिंग का ही प्रोसेस है, सांस लेने और सांस छोड़ने का प्रोसेस। ठीक है। हमने आपको बताया कि अगर हम लोग सांस लेंगे, क्या? सांस लेना। क्या बेटा? सांस लेना। और एक तरफ लिखेंगे सांस छोड़ना, एक तरफ लिखेंगे सांस छोड़ना, एक तरफ लिखेंगे सांस लेना और एक तरफ लिखेंगे सांस छोड़ना। देखो सांस लेने में हमने कहा लंग्स के आकार में क्या होता है, यानी कि हमारा जो फेफड़ा है उसके आकार में क्या होगा, उसके आकार में क्या होगा। हमने कहा सांस लेने में जो हमारा, देखो सांस लो, हम इसको प्रैक्टिकली ले सकते हैं, हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। हमने सांस ली, हमने देखा कि हमारे जो चेस्ट का आकार है ना, हमारे जो लंग्स का आकार है वो बढ़ गया। तो हमने कहा सांस लेने में, यानी कि सांस लेने पर क्या होता है, लंग्स के आकार और आयतन दोनों में क्या होती है? वृद्धि होती है। हमारा पॉइंट बन के तैयार हुआ कि सांस लेने पर आयतन और आकार, आयतन और आकार दोनों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। दोनों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है। इसको हम अपने अपनी लाइफ पे, अपनी बॉडी पे प्रैक्टिकल कर भी के भी देख सकते हैं। हमने सांस लिया, हम लोग देखते हैं, देखो हमारे भर्ती का भी प्रोसेस होता है। जब आप कभी एसएससी जीडी पुलिस वगैरह में जब आप फॉर्म डालोगे तो वहां पे चेस्ट की दो क्राइटेरिया मांगी जाती है, एक बिना फुला हुआ, एक फुला हुआ। बिना फुला हुआ 80 होना चाहिए, फुला हुआ 85 होना चाहिए। तो ऐसे कराते हैं ना, तो ऐसे कराते हैं तो हम देखते हैं ना कि हमारे जो हार्ट का आकार है ना वो बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है। यानी कि हमारे जो चेस्ट का फिगर है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लंग्स क्या होता है? बढ़ जाता है। तो हमें पता है बेटा, हमें पता है कि सांस लेने पर जब सांस लेंगे तो हवा अंदर जाएगी, सांस लेंगे तो एयर क्या होगी? अंदर जाएगी। तो हमारे हार्ट, हमारे लंग्स का आकार और आयतन, आकार जो होगा वो भी बढ़ जाएगा, आयतन वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है। सांस लेने पर हमने कहा, सांस लेने पर हमने कहा क्या होगा? सांस लेने पर हमने कहा जो लंग्स होगा उसके आयतन और आकार दोनों में क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी। और हमने कहा अगर सांस लेंगे तो हमने कहा, अब अगर जैसे सांस लेने पर डायफ्राम में क्या परिवर्तन होगा? डायफ्राम में सांस लेने पर, सांस लेने पर सांस लेने पर डायफ्राम में क्या होगा बेटा? डायफ्राम, डायफ्राम में क्या चेंजेस होंगे? सांस लेने पर डायफ्राम में क्या चेंजेस होंगे? डायफ्राम में क्या चेंजेस होंगे? इनको भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। सांस लेने पर डायफ्राम की जो आकृति है, यही तो है हमारा। सांस लेंगे तो ये मुझे ऐसा बना हुआ दिख रहा है, ये मुझे कैसा, ऐसा बना हुआ दिख रहा है। अगर सांस लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? ये कैसा हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। तो सांस लेने पर डायफ्राम की आकृति, डायफ्राम की आकृति कैसी हो जाएगी? डायफ्राम की आकृति चपटी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? चपटी, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैट। क्या कहते हैं? फ्लैट। तो ये दो पॉइंट आप याद रखना, सांस लेने पर आयतन और आकार दोनों में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है भैया?
वृद्धि होती है। और सांस लेने पर डायफ्राम की आकृति कैसी हो जाती है? चप चपटी हो जाती है। बोलो अगर इतना समझ आ गया तो हम आगे बढ़ जाए। बोलो अगर इतना समझ आ गया तो हम आगे बढ़ जाएं। तो हमने, मेरा कहने का मतलब, हमने श्वास श्वसन का पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट किया, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना होता है। हमने कहा ये है हमारा ब्रीथिंग, ये हमारे चेस्ट का फिगर है। हमने कहा ये डायफ्राम, क्या है बेटा? डायफ्राम। हमने कहा डायफ्राम मांसपेशी की परत होती है, डायफ्राम अगर फट जाएगा तो हम श्वास नहीं ले पाएंगे। और चेस्ट का कभी भी कोई हिस्सा नहीं फटता है। फटता क्या है बेटा? डायफ्राम फटती है। हमने कहा सांस लेना और सांस छोड़ना, सांस लेना और सांस छोड़ना। हमने कहा सांस लेने पर आयतन और आकार दोनों में वृद्धि हो जाएगी। सांस लेने पर डायफ्राम की आकृति कैसी हो जाएगी? चपटी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? चपटी हो जाएगी। अब बात करते हैं सांस छोड़ने की। किसकी बात करते हैं? सांस छोड़ने की। किसकी बात करते हैं? सांस छोड़ने की। सांस छोड़ने की बात करेंगे तो हमने कहा अगर सांस छोड़ेंगे तो हमने कहा इसके आयतन और आकार दोनों में क्या होगी? कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? सांस छोड़ने पे। अब भाई हमने जैसे भरी तो फूल गया, फूल गया, छोड़ दी तो कम कम हो गया। तो यानी कि सांस छोड़ने पर आयतन और आकार दोनों में क्या हो जाएगी? कमी होगी। तो इसमें पॉइंट लिखेंगे, सांस छोड़ने पर, सांस छोड़ने पर सांस छोड़ने पर आयतन और आकार, आयतन और आकार दोनों में क्या होगी? कमी हो जाएगा। नीचे का एरो कमी, ऊपर का एरो वृद्धि। ठीक है, तो समझ लेना बेटा। ठीक है, समझ लेना। ठीक। तो हमने कहा सांस छोड़ने पर आयतन और आकार में क्या होगी? कमी होगी। और सांस छोड़ने पर, सांस सांस छोड़ने पर डायफ्राम की आकृति कैसी हो जाएगी? डायफ्राम की डायफ्राम की आकृति कैसी हो जाएगी भाई? अब डायफ्राम की देखो, ये है हमारा डायफ्राम और हम सांस छोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? जब सांस इस पर छोड़ेंगे तो ये मुझे कैसा दिखेगा? गुम्मद आकार का दिखेगा। कैसा हो जाएगा बेटा? ये मुझे कैसा? गुम्मद आकार का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गुम्मद आकार का हो जाएगा। इसका जो आकार होगा वो कैसा होगा? गुम्मद आकार का होगा। इसका जो आकार होगा कैसा होगा? गुम्मद आकार का होगा। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया हो तो बताओ भाई, हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट किया, ब्रीथिंग। हमने कहा ब्रीथिंग में, और देखो एग्जामिनर यही पूछता है कि सांस छोड़ने पर आयतन और आकार में कमी, सांस छोड़ने पर डायफ्राम की आकृति गुम्मदकार की हो जाएगी, सांस छोड़ने और लेने पर डायफ्राम की आकृति चपटी हो जाएगी, और सांस लेने पर आयतन और आकार दोनों में क्या हो जाएगी? वृद्धि। अब अगर आप बेटा इसको याद कर रहे हो तो फिर गलत कर रहे हो। आप अगर इसको याद कर रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो। क्योंकि याद करने लायक जैसा कॉन्सेप्ट नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं है। अगर याद कर रहे हो तो फिर आप गलती कर रहे हो। आप इसको अपनी लाइफ पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। सांस लिया, आयतन बढ़ गया, आकार बढ़ गया। सांस छोड़ दिया, देखो आयतन भी घट गया, आकार भी घट गया। हमने कहा सांस छोड़ने पर डायफ्राम, देखो ये है डायफ्राम, ये है, ये है डायफ्राम। क्या है बेटा? ये है हमारा डायफ्राम। सांस, ये है हमारा डायफ्राम, यही है ना मेरा डायफ्राम। हमने कहा सांस लेंगे, अगर सांस लेंगे, अगर सांस लेंगे तो देखो ये बेटा जो ऐसा लचा हुआ है ना, सांस लेने पर ये कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? चपटा, ऐसा हो जाएगा। देखो ठीक है, सांस लेने पे। अब सांस छोड़ेंगे, ये जब ऐसा हो गया, जब हमने सांस छोड़ा, जब हमने सांस छोड़ा तो ये कैसा हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। भाई ऐसे ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? ये गुम्बद आकार का हो गया। कैसा हो गया बेटा? गुम्बद आकार का हो गया। ठीक है, तो इसको हम अपने लाइफ पे प्रैक्टिकल करके इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो इस तरीके से हमने श्वसन का पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। चलो नेक्स्ट बेटा लगाते हैं, नेक्स्ट लगाते हैं। हमने कहा कौन सा था बेटा? गैस एक्सचेंज। क्या था? गैस एक्सचेंज। क्या था बेटा? गैस एक्सचेंज। ठीक है, गैस एक्सचेंज। चलो आओ इसको हम लोग समझते हैं। हमने कहा श्वसन का सेकेंड पार्ट कौन है? गैस एक्सचेंज। कौन है बेटा? गैस एक्सचेंज, जिसको हम लोग कहते हैं गैसों का विनिमय। क्या कहते हैं इसको? हम लोग हिंदी में कहते हैं गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय। क्या कहते हैं बेटा? गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय, गैस एक्सचेंज। अब देखो
जब हम बेटा श्वसन करते हैं, जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन का सबसे लास्ट पार्ट कौन है? देखो श्वसन का हमने क्रम बताया हुआ है। हमने कहा श्वसन कहाँ से स्टार्ट होता है? नाक से कहाँ जाएगा? फ्रेनेक्स, फ्रेनेक्स के बाद कहाँ जाएगा? ग्रस, श्वास नली, श्वास नली के बाद कहाँ जाएगा? श्वसनी, श्वसनी के बाद कहाँ जाएगा? श्वसनिका, श्वसनिका के बाद में कहाँ जाएगा? एल्वुलाई। तो यानी कि जो गैसों का विनिमय होगा, एक तरीके से ऐसे समझ लेना, ये है हमारा एल्वुलाई। देखो वहां पे हमने एल्वुलाई को छोटा बनाया था, वहां पे हमने एल्वुलाई को छोटा बनाया था, यहाँ पे हमने एल्वुलाई को थोड़ा सा बड़ा बना दिया। हमने कहा यही रीजन है इसका फूला हुआ होना, इसीलिए मना करते हैं मम्मी पापा नशा ना करने के लिए, क्योंकि आप अगर नशे का सेवन करोगे तो आपका एल्वुलाई सिकुड़ जाएगा। अब जब आपका एल्वुलाई सिकुड़ जाएगा तो आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को सही मात्रा पे नहीं रख पाओगे। जितनी मुझे ऑक्सीजन की नीड है आप उतनी ऑक्सीजन को अपनी बॉडी पे समाहित नहीं कर पाओगे। जब आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को समाहित नहीं कर पाओगे तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपको श्वसन लेने में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे ही आप बीमार होगे, बीमार होने के बाद में आपको इलनेस, बहुत बड़ी बीमारी होगी, और बीमारी होने के बाद में लोगों की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो इसीलिए कोई रीजन नहीं होता है, लोग शौक शौक में आके करते हैं नशे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति सिगरेट पीता दिख जाता है तो कहते हैं भाई ये कैसे धुआं उड़ा रहा है, हम भी धुएं से छल्ले बनाएंगे। क्या करेंगे? हम भी धुएं से छल्ले बनाएंगे। बेटा छल्ले मत बनाओ, आपकी लाइफ छल्ले बन जाएगी। इसलिए बेटा बहुत सीरियसली लाइफ को जीना है, तो सीरियसली जीना है तो एकदम स्वाभिमानी आदमी बन के जियो, एक अच्छे इंसान बन के जियो, एक माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाओ। ये बातें नहीं कि आप गलत काम करो और गलत काम में आपकी वाह वाह हो रही है कि भाई बहुत बड़ा बहुत बड़ा। लोग इस समय पूर्णतः हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चों की एक्टिविटीज हम देखते हैं भाई, तो हम देखते हैं उनकी एक्टिविटी, ये आईपीएल ये मीठी जहर है, और इस मीठी जहर को जो जो खा रहा है ना, समझ लेना ये मीठी जहर आपको बहुत कुछ नुकसान दे के जाएगा। इन सब चीजों से दूरियां बना के रख लो। अगर गवर्नमेंट जॉब की आप सोचते भी हो ना, तो फिर बहुत सीरियसली पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा अपने घर का काम करो, अपनी फैमिली के साथ रहो, फैमिली की बातें मानो, अच्छे काम करो। और हाँ, अगर जोड़ना ही है किसी से नाता तो ईश्वर से नाता जोड़ो, क्योंकि वहां से ईश्वर से जब आस्था जोड़ोगे तो वहां से पॉजिटिविटी मिलेगी, और पॉजिटिविटी एक स्टूडेंट के लिए होना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। उल्टे सीधे ख्यालात कब आते हैं? जब स्टूडेंट एक चरम सीमा की आयु पर होता है। तो वहां आप अगर ईश्वर से आस्था जोड़ लोगे तो मुझे पक्का भरोसा है कि आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो पॉजिटिविटी के लिए क्या करना है? बोलो क्या करना है? ईश्वर से आस्था जोड़नी है, ना कि उल्टे सीधे काम करने हैं। ये आईपीएल में सट्टेबाजी बंद कर दो, अगर पता चला ना तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। ठीक है। चलो, गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय। हमने कहा लंग्स का काम क्या होता है बेटा? हमने कहा लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन को लेना। क्या होता है? ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन को लेना। लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन को लेना। और देखो यहाँ पे बेटा क्या बह रहा है? यहाँ पे क्या बह रहा है? यहाँ पे ब्लड बह रहा है। क्या बह रहा है बेटा? ब्लड बह रहा है। यहाँ पे क्या बह रहा है? ब्लड बह रहा है। ठीक है। चलो, ये ऑक्सीजन आई, और यहां से बेटा क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। भाई लंग्स का यही तो काम होता है। बोलो भाई, लंग्स का काम भी अगर मुझे बताना होगा तो बताओ। लंग्स का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना और ऑक्सीजन को अंदर करना, यही तो लंग्स का काम होता है। और यही है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब आदान प्रदान। हमारी बॉडी कौन सी गैस कितनी लेती है और कौन सी गैस कितनी छोड़ती है। भाई कौन सी गैस कितनी लेती है, कौन सी गैस कितनी छोड़ती है। देखो ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा। अब देखो, अब यही आपसे क्या पूछेगा, यहाँ पे पूछता क्या है? यहाँ पे पूछता है ना, यहाँ पे पूछने वाले पॉइंट क्या है कि आप मुझे बताओ हम हमारी बॉडी को ऑक्सीजन को कितनी नीड है और हम कितनी लेते हैं और कितनी छोड़ते हैं। देखो ये डाटा ही आपको पूछेगा, सांस लेना, क्या सांस लेना और सांस छोड़ना, क्या सांस छोड़ना। इसको भी हमने कवर किया है, इसको हमने अभी कवर किया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं श्वसन का सेकेंड पार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं गैसी विनिमय या गैस एक्सचेंज। क्या कहते हैं? गैस एक्सचेंज। अब देखो, अब क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में क्या, नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, हमने कहा ऑक्सीजन, हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी मात्रा जैसे नाइट्रोजन की कितना परसेंट लेते हैं? 78%। और इसको बेटा छोड़ भी देते हैं कितना?
78%। यानी कि इस पॉइंट से हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी को नाइट्रोजन की जरा भी आवश्यकता नहीं है, जितनी ली उतनी छोड़ दी। देखो ऑक्सीजन कितनी लेते हैं, ऑक्सीजन कितनी लेते हैं, हमने कहा 21%। कितनी लेते हैं, 21%। ऑक्सीजन कितनी लेते हैं बेटा, 21% हमारी बॉडी को नीड होती है, और हम लोग इसको छोड़ते हैं कितना है, 16%। कितना छोड़ते हैं, 16%। तो आप बहुत अच्छे से बेटा देख पा रहे होगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे 5% की क्या मिल गई, कमी। क्या मिल गई, कमी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम कितना लेते हैं, 0.03%, और छोड़ते कितना है, 4%। कितना, देखो 4, हमने कहा 0.03% ये लेते हैं, और छोड़ते कितना है, हमने कहा छोड़ते कितना है, 4%। अलग अलग किताबें अलग अलग डाटा इंक्लूड कराती है। तो यहाँ भी क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो गई। क्या हो गई, वृद्धि। लिया कम छोड़ा ज्यादा, लिया कम छोड़ा ज्यादा। यहाँ पे देखो लिया ज्यादा छोड़ा कम। यहाँ पे देखा इसकी मुझे नीड ही नहीं, नाइट्रोजन जितनी ली उतनी छोड़ दी। तो आप देखो, एक्सचेंज का मतलब आदान प्रदान, एक्सचेंज का मतलब आदान प्रदान। अब आप मुझे बताओ, एक्सचेंज देखो, लेना आदान, छोड़ना प्रदान। ठीक है, देखो नाइट्रोजन कितनी ली, 78% ली, छोड़ कितनी दी, 78% छोड़ दी। यानी कि इसका कोई रोल नहीं है, नो रोल, कोई रोल नहीं। ऑक्सीजन कितनी ली, 21%, छोड़ी कितनी बेटा, 16%। यानी कि 5% कहाँ चली गई, ये हमारे ब्लड में इंक्लूड हो गई। कहाँ हो गई, और अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं इंक्लूड होगी, भाई ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्राण वायु गैस कहते हैं। ऑक्सीजन को हम लोग कहते हैं प्राणवायु गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणवायु गैस कहते हैं। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन 5% जो ऑक्सीजन है वो कहाँ, ब्लड में समाहित हो गई। कहाँ हो गई बेटा, ब्लड में। यहाँ पे भी 5% क्या ब्लड में इंक्लूड हो गई। ठीक है, चलो तो ये 5% ब्लड में। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड की हमको आवश्यकता नहीं है, हमने लिया जरूर 0.03%, लेकिन हमने इसको छोड़ा कितना ज्यादा, 4%। यानी कि 0.99 करके कुछ हमने एक्स्ट्रा इसको छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, एक्स्ट्रा छोड़ दिया। और देखो इस चैप्टर में इस वाले श्वसन के प्रोसेस में कुछ नहीं पूछता है, वो यही पूछता है कि बताओ ऑक्सीजन की मात्रा कितनी लेते हैं और कितना छोड़ देते हैं, किस में कमी होती है, किसकी वृद्धि होती है, यही डाटा पूछेगा। तो ये डाटा हमने आपके सामने बहुत अच्छे से समझा दिया। हमने कहा इसका फूला हुआ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्मोकिंग करोगे, स्मोकिंग करोगे सिकुड़ जाएगी, स्मोकिंग करोगे तो आपकी एल्बुलाई क्या होगी बेटा, सिकुड़ जाएगी। आपकी एल्बुलाई क्या होगी बेटा, सिकुड़ जाएगी। तो इसलिए स्मोकिंग के लिए मना है। ये फैली हुई होती होगी तो आप श्वसन की प्रक्रिया बहुत अच्छे से कर पाओगे। क्या कर पाओगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो इस तरीके से हमने श्वसन का सेकंड 4 स्टेप में बांटा था, ब्रीथिंग, गैस एक्सचेंज, गैस ट्रांसप्लांट, और हमने कहा कोश की श्वसन। तो 2 कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। थर्ड नंबर का कॉन्सेप्ट है हमारा गैस ट्रांसप्लांट, गैस ट्रांसप्लांट। ठीक है, चलो और इसको भी कवर करते हैं। हमने कहा इसको कहते हैं गैसी परिवहन। क्या कहते हैं, गैसी परिवहन। क्या कहते हैं बेटा, गैसी परिवहन। क्या कहते हैं, गैसी परिवहन। ठीक है, और गैसी परिवहन ये हमारा, और ये सारे के सारे कैसे श्वसन है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ बेटा, सारे के सारे कैसे श्वसन है, एक्सटर्नल बाहरी श्वसन है। एकमात्र कोश की श्वसन कैसा श्वसन है, इंटरनल श्वसन है। कैसा है, इंटरनल श्वसन है। अब देखो आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि परिवहन का मतलब क्या होता है। भाई ट्रांसपोर्टेशन, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस, लिख लेना भाई सही से, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, चलो आओ। अब हमने कहा कि देखो परिवहन का मतलब क्या होता है, परिवहन से हम लोग क्या करते हैं, यातायात। यानी कि परिवहन एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं इसको यातायात, है ना, यातायात। अब हमने कहा जैसे हमारी बॉडी में किसका किसका परिवहन होता है, एक तो ऑक्सीजन का परिवहन होता है। कौन करता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन, बताओ भाई, हीमोग्लोबिन। कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। तो देखो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, किसका, ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, तो बताओ भाई कौन करता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है। तो हमारा उत्तर होगा हीमोग्लोबिन। कौन करता है बेटा,
हीमोग्लोबिन करता है। हमने कहा एक तो CO2 किसका किसका CO2 का, यानी कि किसका, हमने कहा CO2 का परिवहन किस रूप में होता है, CO2 का परिवहन किस रूप में होता है, तो हमने कहा CO2 का परिवहन किस रूप में होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। किस रूप में होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। किस रूप में होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में। अब देखो 78%, 78 नहीं, 98%, 98% ऑक्सीजन को कौन प्रवाहित करता है, 98% ऑक्सीजन को प्रवाहित कौन करता है, तो हमारा उत्तर होगा हीमोग्लोबिन। कौन, हीमोग्लोबिन। और हमने कहा 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करेगा, तो हमारा उत्तर होगा बेटा बाइकार्बोनेट। कौन करेगा, बाइकार्बोनेट। ठीक है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करेगा, तो हमारा उत्तर होगा बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, और ये 98% ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, और हीमोग्लोबिन कौन करता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये परिवहन हो गया, ये क्या हो गया, परिवहन हो गया। अब यहीं पे एक वर्ड इंक्लूड हुआ है, यहीं पे एक वर्ड देखने को हमें मिल रहा है, वो वर्ड क्या है बेटा, आप सब देख पा रहे हो, हीमोग्लोबिन। क्या है, हीमोग्लोबिन। तो हम क्यों ना ही बेटा लगे हाथ इसको भी समझ लेंगे। एक बार थोड़ा सा देख लेना, एक बार थोड़ा सा, ट्रांसपोर्टेशन गैसीय परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है 98%, 98% ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। 98% ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। हमने कहा 70% CO2 का परिवहन किस रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। चलो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हमें एक वर्ड देखने को मिला जिसका नाम है HB। क्या नाम है, HB। HB को ही हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं बेटा, हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। HB को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कह देते हैं बेटा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलो आओ इसको समझते हैं। HB को शॉर्ट में हमने क्या कह दिया, हीमोग्लोबिन कह दिया। क्या कह दिया बेटा, हीमोग्लोबिन कह दिया। अब देखना HB का काम होता है, एक तो काम होता है इसको ऑक्सीजन का परिवहन करना, और एक इसका हमने कहा ये क्या है, CO। CO का मतलब क्या होता है, CO का, अगर HB, अगर HB ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगी तो क्या करेगी, हीमोग्लोबिन इसका परिवहन कर देगा। अगर HB CO के, CO का मतलब होता है कार्बन, CO का मतलब होता है कार्बन मोनो ऑक्साइड। क्या होता है इसका फार्मूला, इसका होता है कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन मोनो ऑक्साइड। सीओ को हम लोग, इसी को हम लोग कहते हैं दम घोटू गैस। क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं दम घोटू गैस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दम घोटू गैस भी कहते हैं। तो देखो अगर HB ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या करेगा, HB हीमोग्लोबिन परिवहन कर देगा। अगर HB CO के साथ मिलेगा तो क्या कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलेगा HB। देखो अभी हम याद भी करा देंगे, HB अगर CO के साथ मिल लेगा, अगर CO के साथ मिल लेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। अब ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ना, ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ना, अगर ये इंसान को हो जाएगी तो इंसान की क्या हो जाएगी, दम घुटने से मौत हो जाएगी, दम घुटने से मौत हो जाएगी। क्या होगा बेटा, दम घुटने से मौत हो जाएगी।
तो इन अगर नहीं, आप सबने सुना होगा कि भैया दम घुटने से उसकी मौत हो गई। तो दम घुटने से मौत कैसे होती है? हमने कहा दम घुटने से मौत कैसे होती है, जब HbCO के साथ क्रिया कर लेता है तो बन जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और दम घुटने से मौत हो जाती है। देखो दम घोटू गैस का हमें कैसे पता चलता है, दम घोटू गैस का हमें कैसे पता चलता है, इसको भी यहीं पे लिख लो। इसके जैसे बंद कमरे में अंगीठी जलना, सुना है भाई सबने? बंद कमरे में अंगीठी जलना, है ना? इसी का एक और पॉइंट लिख लेंगे। हमने कहा किसी दूसरे मोहल्ले में टायर का जलना, या ऐसे कह सकते हैं टायर का जलना, है ना? टायर का जलना। देखो कहीं पे टायर जल रहा हो, टायर का जलना, है ना? बंद कमरे में अंगीठी का जलना, अगर बंद कमरे में अंगीठी जल रही और आप लेटे हुए हो और वो अंगीठी जब जल रही है तो वहां से निकलेगी क्या? वहां से क्या निकलेगी? CO निकलेगी। क्या निकलेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। और जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड HB के साथ क्रिया कर लेगा तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और दम घुटने से क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट काहे का? हीमोग्लोबिन का है। कभी कभार पूछ भी सकता है, तो इसको हमने बहुत अच्छे से परोया है और हमें भरोसा भी है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा, बहुत अच्छे से बेटा समझ भी आया होगा। चलो आओ इसको एक बार समझ लेते हैं, और समझने के बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। एक बार इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। हमने कहा HB हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। और ये क्या है? CO। CO हमने कहा अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ, तो क्या ऑक्सीजन का परिवहन, अगर हीमोग्लोबिन CO के साथ मिल जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, दम घोटू गैस। दम घोटू गैस कहां से निकलती है? बंद कमरे में अंगीठी के जलने से या किसी टायर के जलने से। हमने कहा HbA अगर CO के साथ मिल लेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, जिससे दम घुटने से मौत हो जाएगी। अब इसको जैसे इसको याद कि भैया दम घुटने से मौत कैसे होगी, तो इसको हम याद कैसे करेंगे? जैसे ये HB है, तो HB का मतलब ये है हस्बैंड। क्या है बेटा? ये है हस्बैंड। ठीक है? ये क्या है? ये है हस्बैंड। और ये ओ क्या है? ये है इनकी वाइफ। क्या है भाई? वाइफ। और ये है इनकी कौन? पड़ोसन। कौन है भाई? पड़ोसन। ठीक है? देखो याद कराना मेरा मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं। ये पड़ोसन, वाइफ और हस्बैंड बताने का कोई रीजन नहीं है, ना यहाँ से कोई औचित्य निकल रहा है मुझे बताने का, लेकिन सिर्फ हमारा याद कराने का एक मुद्दा है। कैसे याद हो जाएगा? अब इन हस्बैंड महोदय को आज फ्रीडम है, फुल फ्रीडम है। इनसे कहा गया भाई आप जाओ, आज आपको खुली छूट है, आप किससे मिलना चाहोगे? तो बताओ, आप मुझे बताओ कमेंट्स बॉक्स में कि हस्बैंड को खुली छूट दी गई कि भाई जाओ, आप पड़ोसन से मिलना चाहोगे या अपनी वाइफ से मिलना चाहोगे? तो हस्बैंड तो ये कहेगा कि मेरी वाइफ मेरी है, वो तो मेरी हमेशा के लिए है, आज हम किससे मिलना चाहेंगे? पहले वो प्रियोरिटी किसको देगा? पड़ोसन को देगा। कहाँ जाएगा मिलने के लिए कि आज तो छूट मिली है, सबसे पहले कहाँ जाएगा? पड़ोसन के पास जाएगा। और पड़ोसन का मतलब CO, पड़ोसन का मतलब CO, और वाइफ का मतलब O2। ये उनकी जान है, ये उनकी जान है। तो जान हमेशा ही बनी रहेगी, लेकिन पड़ोसन से अगर उनको छूट दी गई तो वो कहाँ जाएंगे? पड़ोसन के पास। और पड़ोसन के पास पहुंचे तो यानी कि हस्बैंड, यानी कि HB कहाँ? HB क्या है? हस्बैंड। HB जब CO के साथ पहुंचेगा, HB जब CO के साथ मिलेगा तो क्या होगा? दम घुटने से मौत हो जाएगी। क्यों मौत हो जाएगी? वो आप देख पा रहे हो कि अगर ये व्यक्ति यहां से मिलने पहुंच गया, यहाँ HbCO के साथ गया, तो क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और दम घुटने से मौत। अरे दम घुटने की तो गोली मारो, जब इनको पता चल जाएगा वाइफ को कि ये इनके पास गए थे मिलने, तो इनकी खड़े खड़े मौत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनकी खड़े खड़े मौत हो जाएगी। तो इसलिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, HB जब CO के साथ मिलेगा तो दम घुटने से मौत हो जाएगी, यानी कि पड़ोसन के साथ मिलेगा तो दम घुटने से मौत हो जाएगी। क्योंकि अगर वाइफ को पता चल गया ना, तो मौत तो होना सुनिश्चित है ना। तो इसलिए ऐसा है ना। तो इसको ओ क्या है? O2 क्या है? वाइफ है। वाइफ क्या होती है? जान होती है। ठीक है? तो इस तरीके से हमने थर्ड कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया। चलो आओ, अब हम लोग पहुंच जाते हैं फोर कॉन्सेप्ट की ओर। कहाँ पहुंच जाते हैं बेटा? फोर कॉन्सेप्ट की ओर। कहाँ पहुंच जाते हैं? फोर कॉन्सेप्ट की ओर, जिसका नाम है बेटा कोशिकी श्वसन। क्या नाम है बेटा? कोशिकी श्वसन। क्या नाम है बेटा? कोशिकी श्वसन। ठीक है? चलो आओ, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा श्वसन का, कोशिकी श्वसन। आओ इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, इसको भी बहुत अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। यही हमारा मेन है। और देखो ये कैसा श्वसन है, आप मुझे बताओ ये कैसा है? देखो वो तीन पढ़ लिए कैसे थे? एक्सटर्नल। और ये कैसा है बेटा?
इंटरनल है। ये कैसा है? इंटरनल रेस्पिरेशन है। कैसा है बेटा? इंटरनल रेस्पिरेशन है। ठीक है, चलो भाई आओ, इंटरनल रेस्पिरेशन है, इसको भी कवर करते हैं। देखो, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, और यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत पढ़ेंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत बनेंगे। जैसे हमने आपको एक कोर्स की जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था तो हमने आपको एक रिएक्शंस बताई थी कि नहीं बताई थी? हमने आपको एक रिएक्शंस बहुत अच्छे से डिफाइन की थी। वो रिएक्शंस क्या थी? हमने आपको बेटा बताया था कि अगर घर से खाना खाओगे, घर से खाना मतलब C6H12O6, ठीक है, घर से खाना खाया, घर से खाना खाया, और हमने कहा घर से खाना खाया, और देखो ये तो, और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली, और माइटोकॉन्ड्रिया पे जाके ये दोनों पदार्थ, ये खाना प्लस ऑक्सीजन जब दोनों पहुंचे तो एक रिएक्शंस बन के तैयार हुई। वो कौन सी रिएक्शन थी? देखो, C6H12O6 प्लस O2, और हमने कहा यहाँ क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो हमारी रिएक्शंस बन के तैयार हो रही थी CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP। क्या? 36 ATP। ठीक है, तो और हमने कहा था यहाँ से क्या होगा? ऑक्सीजन वाष्पित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वाष्पित हो जाएगी। और हमने कहा इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे थे? कैटाबोलिक रिएक्शंस। क्या कह रहे थे बेटा? कैटाबोलिक रिएक्शंस। याद होगा ना, ये चीज हमने बहुत पहले कराई हुई है। तो ये थी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन की रिएक्शंस। अब हमने वहीं पे आपसे पूछा था कि एक 38 एटीपी का भी कॉन्सेप्ट होता है। आज उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। कैसे कर लेंगे बेटा? बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा किसी को। हमने कहा ग्लूकोज जब गैर ऑक्सीजन की मौजूदगी में, किसकी? गैर, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की मौजूदगी है, यानी कि गैर ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जब गैर ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है तो ग्लूकोज गैर ऑक्सीजन की मौजूदगी में काहे में टूटता है? पायरुविक अम्ल में। काहे में? पायरुविक अम्ल में। पायरुवेट भी इसी को बोलते हैं, पायरुविक अम्ल में टूटता है। पायरुविक अम्ल में जब टूटता है तो यहां से बेटा 2 ATP इंक्रीज होते हैं। कितने? 2 ATP इंक्रीज होते हैं। जब ग्लूकोज गैर ऑक्सीजन की मौजूदगी में, गैर ऑक्सीजन की मौजूदगी में पायरुविक अम्ल में टूटता है तो क्या? 2 ATP यहां से इंक्रीज होते हैं। अब हमने कहा ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ग्लूकोज किसकी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन उपस्थित हो गया तो फिर यही वाला बनेगा ना ग्लूकोज। ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो फिर यही वाला बनेगा बेटा, यही वाला बनेगा ना। तो हमने कहा ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति है, तो फिर क्या होगी? माइटोकॉन्ड्रिया ही वाली, माइटोकॉन्ड्रिया की ही रिएक्शंस होगी। होगी कि नहीं होगी? माइटोकॉन्ड्रिया की ही रिएक्शंस होगी। हमने कहा ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में, अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी होगी तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया, यही तो सेम वाली रिएक्शंस होगी। तो हमने कहा क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP। क्या बनेगा भैया? CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP। क्या बनेगा बेटा? 36 ATP। क्या बनेगा? 36 ATP। क्या बनेगा बेटा? 36 ATP बनेगा। क्या बनेगा बेटा? इसको थोड़ा सा सही से लिख लो, CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP। बोलो, अगर देखो, अगर हम क्या करें, अगर हम ये वाला इतना हटा दें, अगर हम ये वाला इतना हटा दें, इतना सा हम गायब कर दें, इतना सा हम गायब कर दें, तो आप बताओ ये सेम रिएक्शंस बिल्कुल यही दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति, CO2 प्लस H2O प्लस क्या? CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP। लेकिन हमने कहा, हमने आपको क्या बताया कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की, गैर ऑक्सीजन की मौजूदगी में, गैर ऑक्सीजन की मौजूदगी में, गैर ऑक्सीजन की, गैर ऑक्सीजन की मौजूदगी में काहे में टूटता है? मौजूद, एक मौजूदगी में, गैर ऑक्सीजन की मौजूदगी में काहे में टूटता है? पायरुविक अम्ल में। और कितने एटीपी यहां से इंक्रीज होते हैं? 2 ATP। तो हमने कहा 2 ATP यहां से इंक्रीज हुए और 38 ATP यहां से इंक्रीज हुए, तो 2 ATP और 36 ATP, 2 ATP और 36 ATP टोटल मिला के कितने हो गए? 38 ATP।
तो 38 एटीपी का कॉन्सेप्ट अगर बनता है तो ऐसे बनता है कि ग्लूकोज गैर ऑक्सीजन की मौजूदगी में पायरुविक अम्ल में टूटता है, तो वहां से 2 एटीपी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, 2 एटीपी इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो इतना अगर आपको समझ आ गया होगा, इतना अगर आपको समझ आ गया तो यही है हमारा कोश की श्वसन, यही है हमारा कोश की श्वसन। भाई माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग श्वसन का केंद्र कहते हैं। तो इस तरीके से ये है हमारा कोश की श्वसन। अब आओ यहीं पे हम लोग और भी बहुत बहुत सारे कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे। हमने कहा, हमने आपको बताया, हमने आपको क्या बताया, हमने कहा कि अगर ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूटेगा तो इसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं बेटा, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूटेगा तो इसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं बेटा, ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। इसी को हम लोग कहते हैं, देखो ऐसे पॉइंट आपको मिलेंगे नहीं, बड़ी मेहनत के बाद में आपके समक्ष हम लोग ला पा रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं ईएमपी पथ। क्या कहते हैं, ईएमपी पथ कहते हैं। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में टूटना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में टूटना ईएमपी पथ कहलाता है। क्या कहलाता है, ईएमपी पथ कहलाता है। अब हमने कहा कि ग्लूकोज पायरुविक अम्ल का ऑक्सीजन की मौजूदगी में, पायरुविक अम्ल अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में बेटा जब ये प्रोसेस बन के तैयार होगा तो इसको क्या कहेंगे, कैब्रस चक्र। क्या कहते हैं बेटा, कैब्रस चक्र। क्या कहते हैं, कैब्रस चक्र। ठीक है, तो देखो कैब्रस चक्र भी पता चल गया, कैब्रस चक्र भी पता चल गया, और ईएमपी पथ भी पता चल गया, और ग्लूकोलिसिस भी पता चल गया। क्या चल गया, ग्लाइकोलिसिस भी पता चल गया। तो इस तरीके से इसको बोलते क्या है, कैटाबोलिक रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक रिएक्शंस बोलते हैं। अब एक ग्लूकोज टूटने पर, एक ग्लूकोज अणु टूटने पर कितने एटीपी रिलीज होते हैं, तो आप कह सकते हो 38 एटीपी। एक ग्लूकोज के टूटने पर कितने, 38 एटीपी ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है, तो एक ग्लूकोज के टूटने पर, यहीं पे हम इसको छोटा करके इस पॉइंट को यहीं पे राइट डाउन कर लेंगे। यहीं पे राइट डाउन कैसे कर लेंगे बेटा, देखो हमने कहा कि एक ग्लूकोज के टूटने पर, किसके, एक ग्लूकोज के, एक ग्लूकोज अणु के टूटने पर, एक ग्लूकोज, एक ग्लूकोज अणु के, एक ग्लूकोज अणु के टूटने पर, एक ग्लूकोज अणु के टूटने पर क्या होता है बेटा, 38 एटीपी, 38 एटीपी ऊर्जा रिलीज होती है। क्या होता है बेटा, रिलीज होती है। क्या होता है, रिलीज होती है। एक ग्लूकोज अणु के टूटने पर कैसे, 38 एटीपी ऊर्जा रिलीज होती है। और 38 एटीपी का कॉन्सेप्ट हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। मुझे भरोसा है कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है बेटा, चलो इतना अगर समझ आ गया तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जरा इसको भी लिख लेंगे। एडिनो, एडनोसिन ट्राई फास्फेट, एडनोसिन ट्राई फास्फेट। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हमने श्वसन के चारों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिए। आइए चलो एक बार रिकॉल करते हैं, इसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं, इसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, चलो आओ इसके बाद क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। देखो आज हमने पढ़ना स्टार्ट किया कहाँ से बेटा, हमने पढ़ना स्टार्ट किया कहाँ से, श्वसन के पार्ट ब्रीथिंग से। हमने कहा ब्रीथिंग, हमने कहा सांस लेना छोड़ना, हमने कहा सांस लेने में आयतन और आकार दोनों में वृद्धि होती है। लंग्स के में क्या होता है, लंग्स में क्या सिम्टम्स होते हैं, सांस लेने पर लंग्स में क्या सिम्टम्स हो जाते हैं, लंग्स का आयतन और आकार दोनों बढ़ जाता है। लंग्स में सांस लेने पर क्या हो जाता है, लंग्स का आकार कैसा हो जाता है, ये डायफ्राम की आकृति कैसी हो जाती है, चपटी हो जाती है। हमने कहा सांस छोड़ने पर क्या होता है, सांस छोड़ने पर हमने कहा आयतन और आकार दोनों में कमी हो जाती है, और सांस छोड़ने पर डायफ्राम की आकृति गुंबदाकार की हो जाती है। हमने कहा एक्सचेंज का मतलब आदान प्रदान, गैस एक्सचेंज जिसको गैसों का विनिमय कहते हैं। हमने कहा ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, N2 ली, 78 छोड़ दी, 78 ली 78 छोड़ दी, ऑक्सीजन 21 ली, 16 छोड़ी, 5 कहाँ रह गई, हमारे ब्लड में इंक्लूड हो गई।
CO2 0.03% ली और 4% छोड़ दी। तो एक तरीके से जो ले रहे हैं उसका विपरीत में हम क्या दे रहे हैं, यही एक्सचेंज हो गया। ठीक है, हमने कहा गैस ट्रांसपोर्टेशन, गैसीय परिवहन। हमने कहा गैसीय परिवहन क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है और 98%। हमने कहा CO2 का परिवहन कौन करता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है 70%। कितने रूप में, 70%। हमने कहा HB, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, अगर ये O2 के साथ मिलेगी तो ऑक्सीजन का परिवहन होगा, अगर CO के साथ मिल लेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, दम घोटू गैस कहते हैं। जब ये CO के साथ मिल जाएगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा और दम घुटने से इंसान की मौत हो जाएगी। ठीक है, हमने इसको टेक्स्ट के माध्यम से भी बता दिया। इसके बाद हमने पढ़ाना स्टार्ट किया एक लास्ट श्वसन जिसका नाम कोशिकीय श्वसन, जिसको हम लोग इंटरनल श्वसन कहते हैं। हमने कहा ये वाली रिएक्शंस हम लोग श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो हमने बताया कि ये प्रोसेस होता है। हमने कहा ग्लूकोज का गैर ऑक्सीजन की मौजूदगी में पायरुविक अम्ल में टूटना, 2 ATP का रिलीज होना। हमने कहा ऑक्सीजन की मौजूदगी में यही वाली प्रोसेस बन जाएगा, तो हमने कहा ये हो क्या बन गया, CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP। 36 ATP यहाँ का, 2 ATP यहाँ का, टोटल 38 ATP का भी कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। हमने कहा ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में टूटना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, EMP पथ कहलाता है। हमने कहा ग्लूकोज का ऑक्सीजन की मौजूदगी में, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में प्रोसेस होने को क्या कहते हैं, कैब्स चक्र कहते हैं। हमने कहा एक ग्लूकोज अणु टूटने पर 38 ATP ऊर्जा रिलीज होती है और ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से नियमित बेस पे पढ़ाई करते रहिएगा, डेली का डेली पढ़ते रहिएगा। बाकी अपना ख्याल रखना और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। राधे राधे।